चलो कार्नोट साइकिल बच्चे सुनो एक बारी। कार्नोट साइकिल के अंदर हमारे पास मेन 3 कंपोनेंट्स है हमारा। एक है हमारे पास सोर्स। सोर्स क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम जहां से हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहने वाला है। एक हमारे पास होगा सिंक, जहां पे अनयूज्ड हीट को हमें छोड़ देना है, वहां पे हमें एक उसको, और जो सिंक रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रहेगा। और जो मेन इसमें कंपोनेंट होगा दैट इज द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है? एक हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिट किया हुआ है हमने। ये जो हमारे पास पिस्टन है ये मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? आइडल गैस डाल दिया। अगर हम अब इस आइडल गैस को अगर हम हीट करेंगे, गैस एक्सपैंड करेगी, पिस्टन ऊपर जाएगा, किसी तरीके से अगर हीट निकाल लेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा एंड ऑल दैट, वो हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। इसको हमने क्या किया हुआ है? इस सिस्टम को हमने एक ऐसे सिलेंडर में रखा हुआ है जिस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो वॉल्स क्या है? हमारी इंसुलेटिंग वॉल्स। मतलब हीट ना बाहर से अंदर आ सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है। लेकिन जो बेस है वो हमने यहाँ पे कंडक्टिंग रखा हुआ है और बीच में हमने उसको रखा हुआ है इंसुलेटिंग पैड के ऊपर। इंसुलेटिंग पैड का मतलब हुआ जब हम इस सिस्टम को इंसुलेटिंग पैड पे रखते हैं तो इधर से भी इंसुलेटेड है, उधर से भी इंसुलेटेड है, ऊपर से पिस्टन इंसुलेटेड था। इसका मतलब पूरा सिस्टम अब इंसुलेटेड हो गया है, तो जो भी प्रोसेस होगा वो अडायबैटिक मैनर में हो सकता है। हीट एक्सचेंज जीरो हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब भी वो इंसुलेटिंग पैड पर रखा गया है। क्लियर है? इसके अलावा अगर उसको मैं अपने वर्किंग सब्सटेंस को अगर मैं सोर्स पे रखूंगा तो हीट जाएगी सिस्टम के पास। अगर मैं सिंक पे रखूंगा तो हीट आएगी सिंक के पास। तो हीट एक्सचेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो वो जितने भी प्रोसेस होंगे वो आइसोथर्मल प्रोसेस रहने वाले हैं। क्लियर है ये? अब इसके अंदर हमने क्या किया? देखो वर्किंग सब्सटेंस क्लियर हो गया, तो हमारे पास मेन जो कार्नोट साइकिल चलेगी वो 4 स्टेप्स में चलेगी। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा अडायबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर अडायबैटिक कंप्रेशन। ये 4 स्टेप्स हैं जो मिला जुला के हमारे पास क्या करेंगी? ओवरऑल हमारे पास पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमने मान लिया कि इनिशियली V1, P1 और T1 जो है वो हमारी इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम आ गई है। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर, तुम यहां नोटिस कर सकते हो ये वाला जो पॉइंट है ए, ये वाला जो पॉइंट है हमारा V1 और P1, ये हमारा इनिशियल पॉइंट आ गया जिस वक्त टेम्परेचर था T1। अब मैंने क्या किया? इस वक्त जो हमारा ये वर्किंग सब्सटेंस है मैं इसे उठा के सोर्स पे रख दूंगा। मैंने क्या किया? इसे उठा के सोर्स पे रख दिया। अगर हमने वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स पे रख दिया तो सोर्स तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है। अगर सोर्स हाई टेम्परेचर पे है और ये कंडक्टिंग बेस है तो यहां से हीट जाएगी इसके अंदर। अगर ये हीट इसके अंदर जाएगी तो आइडल गैस क्या करेगी? हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड करेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हीट अंदर आती जा रही है वो सारी हीट किस में जाती जाएगी? वर्क डन में कन्वर्ट होती जाएगी। इंटरनल एनर्जी में कोई नेट चेंज नहीं है। तो जब हमने इसको वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर रखा है तो वो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो क्या हुआ? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बात समझ में आई है? वो क्या हो गया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हमने जो पहली स्टेप करी है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में लेट द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स, लेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज Q1। Q1 क्या थी? जो सोर्स से हमारे वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली थी, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी is being converted into work done. For isothermal expansion we know that if the final volume obtained is V2, हमने कहा जब वो हमारा जो पिस्टन ऊपर मूव कर गया उसकी फाइनल वॉल्यूम कितनी आ गई है? V2, और उसका प्रेशर आ गया P2। हमने कहा वो एक्सपैंड हो गया है। अब एक्सपैंड हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गई है। अब वो जब वॉल्यूम बढ़ गई है तो यहां से वॉल्यूम इधर आ गई। अब एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली चलेंगे। और इसमें ये क्या हुआ था? आइसोथर्मल प्रोसेस था। आइसोथर्मल प्रोसेस था तो क्या हुआ बच्चे? गर्म है, ध्यान से। अरे नहीं कोई बात नहीं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या रहेगा? यहां पे V1 से V2 तक जाएगा, है ना। आइसोथर्मल इक्वेशन ये थी PdV, दैट इज वर्क डन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम V2। इंटीग्रेट किया, सिंप्लीफाई किया, RT log of V2 by V1 एंड इट इज द एरिया अंडर दिस कर्व। A से B, यहां से इस पूरे के अंदर दिख रहा है ये A to B, और इसका नाम हमने N रख दिया, K रख दिया। ये पूरा जो हमारा आ गया ये हमारा क्या आ गया? ये हमारे पास वर्क डन आ गया। किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब हमने क्या किया? इसके बाद ये जो वर्किंग सब्सटेंस है यहां सोर्स से उठाया और इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया। क्यों? क्योंकि जब उसने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसने वर्क डन कर लिया। अब हमें पता उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी थी, हमने एक्साइटेड कर ही दिया था उसे। तो हम चाहते हैं जो मैक्सिमम एक्सपेंशन हो सके वो होती रहे।
तो अभी भी वाइल द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन हमने उठा के यहां रख दिया इंसुलेटिंग पैड पे, तो अब ना हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी, जितनी हीट ऑलरेडी सिस्टम में थी वही एक्सपेंशन करवा रही है। तो ये क्या प्रोसेस हुआ? अडायबैटिक एक्सपेंशन। ऐसे केस में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। अडायबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा? जब इंटरनल एनर्जी की वजह से ही वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो प्रेशर तो बिल्कुल डाउन हो गया। इसके अंदर जिस टाइम पे हमारे पास अडायबैटिक प्रोसेस हो रहा है बच्चे, अडायबैटिक प्रोसेस में हमारे पास जब एक्सपेंशन होगी तो देखो अडायबैटिक एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं है। अगर हीट एक्सचेंज नहीं है तो अडायबैटिक एक्सपेंशन में द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एंड प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग पैड। तो जो वॉल्यूम में चेंज आया दैट इज फ्रॉम V2 टू V3, वर्क डन इज PdV। अब इसका वर्क डन फॉर एन अडायबैटिक एक्सपेंशन की जो इक्वेशन थी वो थी R T2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा। T2 माइनस T1 क्यों हुई? आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट था, अडायबैटिक के अंदर से इंटरनल एनर्जी की वजह से ही एक्सपेंशन हुई है तो टेम्परेचर में चेंज आया। अब जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ? T2 माइनस T1, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। गामा क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है विच वाज इक्वल्स टू Cp बाय Cv, है ना। तो ये हमने ऑलरेडी रिलेशंस डिराइव करे होते हैं। तो V1 से V2 के हमारा वर्क डन आ गया डायबेटिक एक्सपेंशन में। अब अगर हम इसको ग्राफ में समझे तो हमारे पास यहां से यहां तक आ रहा है, B से C पॉइंट तक, V2 से V3 की वॉल्यूम, और प्रेशर काफी लो हो गया है। प्रेशर काफी लो क्यों हो गया? इंटरनल एनर्जी बिल्कुल कम हो चुकी है अब उसकी। तो यहां पर आने के बाद अब वो और एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा BCMNB। ये जो एरिया आएगा इसके अंदर, ये आ गया अडायबैटिक एक्सपेंशन का इंडिकेटर डायग्राम के अकॉर्डिंगली वर्क डन। अब क्या शुरू होगा? अब आएगी कंप्रेशन की बारी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो हमने ये अपना वर्किंग सब्सटेंस रखा हुआ था, इसको हम उठा के रखेंगे सिंक के ऊपर। क्यों? ये मैक्सिमम एक्सपैंड हो चुका है, अब मेरे को चाहिए कि वो कंप्रेस हो जाए। तो मैंने इसको उठा के जब सिंक पे रख दिया तो जितनी भी हीट थी इसके अंदर वो सारी लोअर टेम्परेचर पे है सिंक, उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। हीट तो ऐसी ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो सिंक लो टेम्परेचर पे यहां से हीट चली गई सिंक में। अब जब सिंक में जा रही है तो वो ऊपर से नीचे आने लग जाएगा पिस्टन। तो पिस्टन जब नीचे आने लगेगा, कंप्रेशन होने लगेगा, वो क्या होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। उस वक्त टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, जो हीट थी वो नीचे हीट ट्रांसफर होती जाएगी, उधर से कंप्रेशन होता रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और हमारी वॉल्यूम जो है वो कम होती रहेगी। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन, जो थर्ड स्टेप थी जब हमने उसे सिंक पे रखा। तो जब हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में बच्चे हमारे पास Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि हमारे वर्किंग सब्सटेंस ने सिंक को दी। तो इसकी वजह से वर्क डन हुआ किस पे? ऑन द सिस्टम। पहले वर्क डन बाय द सिस्टम था, एक्सपेंशन हो रहा था, अब कंप्रेशन होना शुरू हुआ है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, वो नीचे आ रहा है, तो गैस कंप्रेस हो रही है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। दिस इज W3 एंड वॉल्यूम V3 से V4 हो गई। वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई। अब V3 से V4 माइनस PdV, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज द केस ऑफ कंप्रेशन। इंटीग्रेट किया माइनस R T2 log ऑफ V4 बाई V3, और इसको जब हमने इंडिकेटर डायग्राम पे देखा तो हमारा क्या बन रहा है? यहां से यहां तक जा रहा है, ये V3 से V4 तक। तो ये जो पूरा एरिया आ गया हमारा, ये वाला पूरा एरिया हमारे पास क्या आ गया? आइसोथर्मल कंप्रेशन का केस। क्लियर है? अब हमने क्या किया? उस आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब कंप्रेशन के बाद सिंक से हटा के इसे इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया। सिंक से हटाया और इंसुलेटिंग पैड पे रखा। ठीक है, अब देखो बच्चे हमने क्या किया? अब सिंक से हटा के इंसुलेटिंग पैड पे रखा। इंसुलेटिंग पैड पे रखा मतलब और हीट बाहर नहीं आ सकती। तो अब क्या होगा? अडायबैटिक कंप्रेशन। जो हीट थी वो सारी निकल चुकी थी, उसे सिर्फ कंप्रेशन होने के लिए टाइम चाहिए था, वो हमने टाइम दिया इंसुलेटिंग पैड पे रख के। अब जितनी हीट थी जा चुकी है, तो हमारे पास क्या हुआ? कंप्रेशन, अडायबैटिक कंप्रेशन। कोई बात नहीं, देखो तो इसमें हमारे पास क्या हुआ बच्चे? अब अडायबैटिक कंप्रेशन के अंदर हमारी अब देखो बच्चे तो जब हमने इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखा तो ये क्या हुआ? अडायबैटिक कंप्रेशन। अडायबैटिक कंप्रेशन में हमारी वॉल्यूम V4 से V1 पे जाएगी, वो बिल्कुल अपने इनिशियल जहां से शुरू हुआ था वहां तक कंप्रेस हो जाएगा। और उस केस में हमारा वर्क डन आया माइनस PdV। अडायबैटिक था तो उसकी इक्वेशन क्या आई? माइनस R T2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा, और जो कि हमारे पास यहां पे आएगा, यहां से यहां पहुंचा है। तो ये वाला जो पार्ट है, अब हम टोटल वर्क डन करेंगे तो देखो यहां से यहां तक क्या था हमारा? एक्सपेंशन।
और यहां से यहां तक क्या है, कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन में से कंप्रेशन माइनस कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो हमने उसके लिए क्या किया, जब हमने टोटल वर्क डन लिखा, वर्क डन पर साइकिल इट इज गिवन बाय W1 प्लस W2, इट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। अब एक बात देखो बच्चा, W2 और W4 तो बिल्कुल इक्वल थे। ये क्यों थे हमारे, क्योंकि दोनों के दोनों डायबेटिक थे। दोनों के अंदर जो हमारा वर्क डन था, तुम ध्यान से देखो, माइनस आर T2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा, आर T2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा, क्योंकि डायबेटिक में अल्टीमेटली घूम फिर के वो सेम उसी टेम्परेचर पे पहुंच रहे थे। तो इसमें हमारा W2 और W4 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे पूरे, तो बचा क्या, W1 माइनस W3। और W1 किसके इक्वल था, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी थी उसने सोर्स से, Q1, और W3 क्या थे, जो वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो सिंक को दी थी, दैट वाज Q2। तो W क्या आ गया, नेट वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। क्लियर है। एरिया जब हमने किया, सारा एक्सपेंशन के एरिया में से कंप्रेशन वाले केसेस वाले एरिया को माइनस करो, तो ABCDA जो ये बीच का कॉमन एरिया आ जाता है, ये हमारा टोटल वर्क डन आ जाता है, जो येलो कलर से सारा शेडेड। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर आता है बच्चे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी क्या होती है, देखो बच्चे, एफिशिएंसी होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन और जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। अब देखो वर्क डन क्या था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 लिखा, Q1 माइनस वर्क डन की जगह Q1 माइनस Q2 किया, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर किया, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ गया कि नहीं है। अब एक देखो, हमारे पास चार प्रोसेस थे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अडायबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, अडायबेटिक कंप्रेशन। चारों को हमने लिखा, हर किसी को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। जब मैंने मल्टीप्लाई किया, P1 V1 P2 V2 की पार गामा, P3 V3 P4 V4 की पार गामा, P2 V2 P3 V3 की पार गामा, P4 V4 P1 V1 की पार गामा, P1 P2 P3 P4 कैंसिल आउट, सिर्फ वॉल्यूम के केस में रह गया। सब कुछ हमारा किस फॉर्म में रह गया, वॉल्यूम की तरह रह गया। अब मैंने क्या किया, V2 V4 वाले एक तरफ कर दिए, V1 V3 वाले एक तरफ कर दिए। ऐसा किया तो रेस टू दी पावर गामा माइनस 1 आ गया। V2 V4 इज इक्वल टू V1 V3। रीअरेंज किया, V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4। लॉग ऑफ V2 बाई V1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ V3 बाई V4 लिख सकते हैं। अब हमें पता है जो Q2 बाई Q1 आएगा, RT2 लॉग V3 बाई V4 RT1 लॉग V2 बाई V1, ये तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि हमने इक्वल किए हैं अभी। तो यहाँ R से R कटा, Q2 बाई Q1 T2 बाई T1 के इक्वल आया। एफिशिएंसी के फॉर्मूला में Q2 बाई Q1 की जगह T2 बाई T1 डाल देते हैं, तो ये हमारी टोटल एफिशिएंसी आ जाती है 1 माइनस T2 बाई T1। तो दो फॉर्मूलाज आ गए हैं एफिशिएंसी के, एक ये और एक ये। क्लियर है। ये पूरा हमारा कार्नोट साइकिल विद एफिशिएंसी हो गया है। डन।